अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी पैसेज पे हम डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म। इंसान में ब्रीथिंग का मैकेनिज्म यानी सांस लेने का अमल किस तरह होता है। तो ब्रीथिंग है क्या चीज, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये the pumping of oxygen into lungs and removal of carbon dioxide, ये removal of waste gases, removal of consumed gases from the lungs is called as breathing। यानी एक बार सांस अंदर लेना ताकि उससे आप ऑक्सीजन ले सकें, और फिर अंदर की जो आपकी यूजफुल कंज्यूम गैसेस हैं जो लंग्स में आई पड़ी हैं थ्रू द ब्लड, उनको बाहर निकालना ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकें। इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीथिंग। अब जो ब्रीथिंग का रेट है एक इंसान में, वो ब्रीथिंग का रेट 50 to 20 टाइम्स है पर मिनट। एक मिनट में हम 15 से 20 मरतबा सांस लेते हैं। लेकिन जब हम कोई हार्ड वर्क, कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे जिस्म में जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो 35-40 दफा भी हो सकता है एक मिनट के अंदर। 35 to 40 टाइम्स भी ये जा सकता है एक मिनट में हार्ड एक्सरसाइज के दौरान। तो ब्रीथिंग के दो मेन स्टेप हैं, एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपिरेशन। या इन दोनों के जो अलग नाम है, इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्पिरेशन को। इंस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन या एयर बाहर से अंदर लेते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी में कुछ चेंजेस आती हैं सांस लेने से पहले। ये सांस के दौरान ही ये तब्दीलियां कुछ आएंगी। वो तब्दीलियां ये हैं कि रिब्स के जो मसल है, रिब्स आपकी हैं, उनके दरमियान में मसल हैं। रिब्स के जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। उनके सिकुड़ने से रिब्स ऊपर उठती हैं और एलिवेट होती हैं। आपकी छाती थोड़ा सा आगे बढ़ती है रिब्स के एलिवेट होने से। जैसे ही रिब्स एलिवेट होती हैं तो उस वक्त जो डायाफ्राम है, उस टाइम डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायाफ्राम सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद की शेप लेस डोम लाइक रहती है। इस तरह ये लेस डोम लाइक शेप है बेसिकली जो आप देख रहे हैं, जिसमें डोम नहीं है, गुंबद नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी डायाफ्राम है, लेकिन इसकी ये जगह जो है मिडल रीजन, ये ऐसे ऊपर उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ ऊपर। अब ये गुंबद लाइक है, डोम लाइक है, लेकिन ये लेस डोम लाइक है, नहीं ये नीचे हो गया। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से लेस डोम लाइक हो जाता है। जब ये लेस डोम लाइक होगा तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ऐसी तब्दीलियां आती हैं, प्रेशर जिसमें अंदर का कम है और एयर जो है वो जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, तो उस वक्त जो है फौरन बाहर की हवा तेजी से अंदर एंटर होती है। हमें कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हवा अंदर आ रही है। ठीक है, वो इन तब्दीली की वजह से आ रही है। जो तब्दीलियां होती हैं इनकी वजह से ऑटोमेटिकली बाहर की हवा तेजी से हम अंदर इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सपिरेशन को। एक्सपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूम्ड एयर को बाहर रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ कंज्यूम्ड एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में आपने हवा को बाहर निकालना है। जो जो काम आपके इंस्पिरेशन में हुए थे उनके रिवर्स या उलट काम एक्सपिरेशन में होंगे। इंस्पिरेशन में देखना था कि रिब्स के जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिब्स ऊपर उठ गई और रिब्स एलिवेट हो गए थे, ऊपर उठ गए थे। लेकिन एक्सपिरेशन में ऐसा नहीं होगा, एक्सपिरेशन इसमें उलट होगा। जो आपके रिब्स के मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने से मसल पीछे बैठ जाएंगे दोबारा वापस, और जो सीने का खला का रकबा है, छाती का जो रकबा है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और डायफ्राम जो है, डायफ्राम इस वक्त रिलैक्स होता है इस कंडीशन में जब एक्सपिरेशन होगी। डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने से इसकी शेप है वो डोम लाइक हो जाएगी, मोर डोम लाइक। ये डोम लाइक यानी ये गुंबद निकला ऊपर, ये डोम लाइक हो जाएगी। डोम लाइक होने से प्रेशर लंग्स पे बढ़ेगा।
प्रेशर जब बढ़ेगा तो अंदर की हवा, लंग्स सिकुड़ेंगे तो अंदर की हवा तेजी से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक्सपिरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो उस बच्चे में प्रोड्यूस होता है जो बच्चा जिसकी प्रीमेच्योर बर्थ हुई है, वुमन जिसका गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ पूरा नहीं हुआ बल्कि 7वें मंथ से पहले वो प्रीमेच्योर बर्थ उसकी हो गई है, तो उस बच्चे के अंदर एक खास तरह का लिक्विड है जिस लिक्विड ने फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाना है, जिस लिक्विड ने फेफड़ों को खोलना है ताकि उसमें हवा एंटर हो, उसमें जो है गैस, उसमें जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, वो लिक्विड नहीं बन पाता सही तरह। उस लिक्विड का नाम है लिपोप्रोटीन का। बेसिकली वो मिक्सचर होता है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स को कोलैप्स नहीं देता, लंग्स को खोलता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए। तो ये लिक्विड उस केस में नहीं बनता। तो इस लिक्विड के न बनने से जो बीमारी होगी इस बच्चे को, उसको हम बोलेंगे जी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें बच्चे के लंग्स जो हैं वो प्रॉपर तौर पर वेल डेवलप्ड नहीं होते, अभी उनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस चलना होता है मजीद, और वो बच्चा फ्रीक्वेंटली इस काबिल नहीं होता कि वो जो है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का प्रोसेस उसमें चल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी इंसान में ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसका पैसेज भी आगे क्या है, वो बॉडी के सेल्स से किस तरह पहुंचती है, सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह होती है, वो हम देखेंगे।